दोस्तों कहा जाता है कि स्टूडेंट का लक्षण 5 होना चाहिए। कागचेष्टा, बकोधियानम, स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी रीतिहारी। दोस्तों ये 5 लक्षण यदि स्टूडेंट में पाया जाता है, वो अपना लक्ष्य ज़रूर ही तय करता है। वो किसी भी परिस्थिति में हो, गरीब हो, अमीर हो, मायने नहीं रखता। बस ये 5 लक्षण होना चाहिए। आई एम रामकृष्ण कुमार, वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 इंटर परीक्षा 2027 के लिए अपना सब बहुत ही जोर शोर और तन मन धन से लगे हुए हैं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं कि सिलसिला अपनाते हुए। तो आइए, आज का सेशन जो होने वाला है, ये आप देख ही लिए होंगे कि आज अपना सब इंटर परीक्षा 2027 में जो बिहार बोर्ड का देने वाले हैं, और उसका आज जो है 2027 में जो होने वाला है पॉलिटिकल साइंस मेन विषय होना चाहिए। और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो अपने सब सीरीज कर रहे थे दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आज ये 17 नंबर, इसमें जो है 17 क्लास आज पूर्ण होने वाला है। और अपने सबका जो लक्ष्य है 450, इसके पूरा करने में ये 5 जो लक्षण बताए हैं, कागचेष्टा, बकोधयनम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहीत्यागे, ये 5 लक्षण यदि आप में पाया जाएगा तो आप 450 प्लस निश्चित इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ करके आप ला सकते हैं, नो एनी डाउट। और फ्री ऑफ चार्ज, कोई इसके लिए कॉस्ट भी नहीं होगा। और आपको नहीं, सभी स्टूडेंट को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में इस टाइप का पीडीएफ हर दिन जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। और लाखों हजारों बच्चे इसको ऑप्टन करते हैं और अपना सपना को साकार सकते हैं। ठीक है कि नहीं दोस्तों? ये आप ले सकते हैं। आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप भी मंगा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाला है दोस्तों, समझ रहे कि नहीं? आपको भी मिल सकता है। बस आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, 7903534066। आई होप आपको नंबर दिखाई देता होगा, या नहीं तो दूसरा नंबर भी ले लीजिए, 9534023725। इस नंबर पर भी आप कर सकते हैं, मैसेज करिएगा। आपको निश्चित आपको जो है पैनल पीडीएफ दिया जाएगा। आप घर बैठे इसको आप उतार लीजिए कॉपी में, या फिर प्रिंट आउट करके आप पढ़िए। और ये जितना भी सेशन करवाया गया है, ये सभी अवेलेबल आपको जो है पीडीएफ हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। बदले में आपको सिर्फ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहते हैं, एक बार कर दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। तो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में हर बार पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं। आई होप आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया। तो अपने सब क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आने वाला है, और बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि साधारण एवं विशेष बहुमत में क्या अंतर है? साधारण एवं विशेष बहुमत में क्या अंतर है? देखिए, साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है, आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले साधारण साधारण बहुमत, बहुमत साधारण बहुमत क्या होता है? ये वैसा विधेयक जो सदन में 50% से प्लस मतदाता उसको वोट करते हैं, वो विधायक पास हो जाता। आइंदे आप पेपर ऊपर में जानते होंगे कि यह नियम संसद में या फिर सदन में साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पास हो गया। इट मीन्स उसको 50 प्लस वोट, कोई भी विधेयक है, कोई विधेयक जो है सदन में, क्या बाबू, सदन आपको पता होना चाहिए, सदन दो होता है, एक लोकसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। क्या होता है दोस्तों? एक राज्यसभा होता है। यदि इस दोनों में कहीं भी जो है किसी भी में कोई भी जो है विधेयक आएगा, कोई भी जो है विधेयक लाया गया, कोई विधेयक आया गया, यदि वो 50% से ज्यादा लोग उस पर सहमति दिखा देंगे, वोटिंग डाल देंगे, और तो वो हो जाएगा साधारण बहुमत से वो विधेयक पास हो जाएगा। यदि लोकसभा में विधेयक आया, साधारण विधेयक से पास हो सकता है, या फिर विधानसभा राज्यसभा में भी पास हो सकता है। लेकिन
विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत आप समझिएगा, विशेष बहुमत किसको कहेंगे? विशेष बहुमत। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि कोई विधेयक आया तो इसमें जो है साधारण बहुमत का सिलसिला अपनाएगा। कोई विधेयक यदि पास होगा इसके अनुसार, विशेष बहुमत के अनुसार, तो वो विधेयक जो है 50% से प्लस जो है उसका वोटिंग आएगा, इससे प्लस जो है उसको मान्यता देगा। कोई भी विधेयक यदि पास होना चाहता है वो विधेयक को जो है 50% से ज्यादा उसको जो है मतदान मिलेगा, वोटिंग मिलेगा। प्लस में वहां का जो है, वहां का जितना भी सदस्य होगा, कोई भी सदन का जो है कुल सदस्य का, कोई भी सदन का, लोकसभा या फिर राज्यसभा का कुल सदस्य का जो है, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत उसके पास होना चाहिए। इट मीन्स 66.66% इस विधेयक पर पास किया जाएगा कि हाँ सहमति दिखाएगा, हाँ ये विधेयक पास होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब यदि संविधान में संशोधन करना होता है। क्या करना पड़ता है बाबू? संविधान में संशोधन करना पड़ता है, संशोधन, तो ये विधेयक पास होना चाहिए, विशेष विधेयक। यदि महाभियोग आता है, आपको पता है पिछले क्लास में महाभियोग कब होता है? महाभियोग राष्ट्रपति को क्या करने के लिए, रिटायर करने के लिए महाभियोग लाया जाता है। जैसे महाभियोग वाला विधेयक आएगा तो वहां पर साधारण विधेयक से काम नहीं चलेगा बाबू, साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, वहां पर विशेष बहुमत होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? विशेष बहुमत होना चाहिए। ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस साधारण बहुमत में और विशेष बहुमत में। आई होप आपको समझ में आता हो। देखिए विधेयक मतलब क्या होता है, कमेंट आ सकता है विधेयक मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल बात में आपको पता होना चाहिए विधेयक किसको कहते हैं। ये बात पूरा त्रमण हो गया विधेयक का। तो विधेयक क्या होता है? विधेयक क्या होता है? देखिए विधेयक उसे कहेंगे जब कोई सदन का सदस्य कुछ नियम कानून लागू करना चाहेगा, जो वो नियम कानून लागू करना चाहेगा उसी को अपने सब विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। मान लीजिए कि आई एम ए थोड़ा देर के लिए लोकसभा का मेंबर मान लीजिए, हम एक विधेयक लाना चाहते हैं कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पढ़ाते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाए। क्या पढ़ाए? फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाए। तो ये नियम हम लागू करना चाहते हैं पूरा भारत में, तो ये हमारा एक विधेयक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये विधेयक हो गया। ऐसा ही यदि नियम कानून लाना चाहेगा तो ये दो विधेयक होता है, एक साधारण बहुमत से विधेयक विजय होता है, एक विशेष बहुमत से विधेयक विजय होता है। विशेष बहुमत से जो विधेयक पास होने वाला होता है वो कौन होता है? जब संविधान में संशोधन किया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, तब होता है। ऐसे नॉर्मली जो अभी जो हम विधेयक लाना चाहता है ये विधेयक साधारण बहुमत से भी पास हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? चलिए एक बार पढ़ के बता देते। साधारण बहुमत, साधारण सदन में, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में के 50% से अधिक होता है। आपको बताएं साधारण बहुमत में क्या होता है? सदन, इट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य का जो है 50% से अधिक होता है। इसका उपयोग समान विधेयकों और प्रस्तावों को पारित करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? समान विधेयक को लागू करने के। जैसे कभी हमें एक प्रस्ताव दिए, विधेयक का एग्जांपल समझाए, ये हुआ समान विधेयक। क्या हुआ? समान विधेयक को जो है लागू करने में साधारण बहुमत का काम आता है। अब देखिए विशेष बहुमत में क्या कहते हैं, यह सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, इट मीन 50% से अधिक और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3, इसमें देखिए 50% से अधिक तो वोट होवे करेगा, लेकिन इस पर सहमति जताने वाला जो सदस्य का संख्या होना चाहिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं? संविधान में संशोधन के समय, महाभियोग जैसे महत्वपूर्ण मामलों में होता है विशेष बहुमत का प्रयोग। बताइए साधारण बहुमत और विशेष बहुमत समझने में किसी थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ तो एक बार कमेंट कीजिए। जरूर हम टाइम लिए हैं
समझाने में। आई होप आपको रोम रोम में ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी कहीं डाउट नहीं हुआ होगा, ये हम आशा करके चलते नहीं है, पूर्ण विश्वास है मेरे पास, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत, किसी की समस्या नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एक बार आज का शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा, आप ले लीजिए, आगे की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, राजनीति का अपराधीकरण क्या होता है दोस्तों। राजनीति का अपराध, जब राजनीति में जो है अपराधी व्यक्ति, क्या बाबू, अपराधी अपराधी व्यक्ति जो है, अपराधी व्यक्ति क्या होने लगता है, भाग लेने लगेगा, क्या लेने लगेगा, भाग लेने लगेगा, और चुनाव जीत करके वो जो है सत्ता में आएगा, तो उसको कहेंगे अपना सब क्या, राजनीतिक का अपराधीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, राजनीतिक का अपराधीकरण। और राजनीतिक का अपराधीकरण से जो है लोकतंत्र कमजोर होता है दोस्तों। अब बोलो, जो क्रिमिनल होगा, जो है स्नाइपर होगा, जो किलर होगा, यदि वो राजनीति में आएगा तो हमारा देश कहाँ जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में क्या वो सुधार ला पाएगा, क्या देश का जो है सर्वोच्च कानून का वो मान्यता देगा, नहीं देगा दोस्तों, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र क्या होगा, कमजोर होगा। आपको पता चल गया होगा, राजनीति का अपराधीकरण का संदर्भ है कि, तात्पर्य है कि राजनीतिक गतिविधि में जब अपराधी लोग प्रवेश करने लगते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, राजनीति का अपराधीकरण कहते हैं। राजनीति का अपराधीकरण से हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है, क्या होता है, कमजोर होता है, तथा लोगों को राजनीति से विश्वास उठ जाता है, क्या हो जाता है, विश्वास उठ जाता है। बताइए, इतना बात लिख सकते हैं कि नहीं, यही बात लिख देंगे। राजनीतिक के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे, राजनीति का अपराधीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करते हैं। देखिए, आपको पता है ना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति क्या करते हैं, राजनीति में प्रवेश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और सार्वजनिक पद धारण करते हैं, मतलब कि सार्वजनिक पद, एमएलए बनता है, विधायक बनता है, और मिनिस्टर बनता है, बहुत सारा मिनिस्टर बनता है। अपराधी लोग, कोई जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा, कोई जो है रोड मिनिस्टर बन जाएगा, कोई जो है पुल मिनिस्टर बन जाएगा, कोई जो है रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा। ये अपराधी लोग बनेगा, क्या ये जो भी मिनिस्टर बनेगा कोई भी चीज का, उसको सुधार पाएगा, नहीं सुधार पाएगा, ठीक ना। सार्वजनिक पद धारण करते हैं, इसमें राजनीति दलों द्वारा दागी उम्मीदवार, इसमें दागी उम्मीदवार मतलब क्या, जिस पर दाग लगा हो, जिस पर हमारा लोकतंत्र उसको गलत नजर से देखता हो, जिसके जो व्यक्ति राजनीति लोकतंत्र में गलत है नजर से आता होगा, वो आपराधिक होगा, वो उम्मीदवार को टिकट देना और देना भी शामिल है। इसमें राजनीतिक दल जो है वैसा व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है जो दागी हो, इसमें जो अपराधी हो, ठीक है, या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता। आपको हम बता ही दिए हैं, सुशासन पर नकारात्मक प्रभाव डाला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो सुशासन होता है, जो अपना शासन होता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, जिससे जनता को राजनीतिक में विश्वास कम होता है। इससे क्या होता है, जनता को राजनीतिक में विश्वास कम होता है। ये है क्या बाबू, राजनीतिक के अपराधीकरण से समझना। बताइए, समझ में आ गया होगा। अभी तक में सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए दोस्तों। आपको हम क्या बताए जाते, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। चलिए, ये आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप नंबरिंग पर नहीं जाइएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बलमत राय मेहता समिति की 2 सिफारिशें का उल्लेख करें। देखिए, बलमत राय मेहता समिति का 2 सिफारिश का था। देखिए, बलमत राय मेहता समिति जो है, ये जो है सिफारिश दिए हैं 1957 में दिए हैं। कब दिए हैं, 1957 में सिफारिश दिए हैं। इन्होंने जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी, पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित इन्होंने सिफारिश दिया है। पहला सिफारिश ये दिया है कि बोला गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो है ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर का सरकार होना चाहिए, ठीक ना। पहला सरकार बोला गया था,
पहला बोला गया था ग्राम पंचायत, क्या बोला गया है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत गांव का स्तर पर। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद पंचायत समिति, क्या होगा, पंचायत समिति, ठीक है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए। और तीसरा बोला गया है जिला परिषद, क्या बोला गया है, जिला परिषद, क्या बोला गया दोस्तों, जिला परिषद, परिषद इट मीन्स जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो दोस्तों, जिला स्तर पर गठन होना चाहिए। ये बात बोला गया है बलमत राय मेहता समिति में। दो सिफारिश, पहला सिफारिश ये दिया है त्रिस्तरीय स्तर के सरकार में 3 स्तर का सरकार होना चाहिए। पहला ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर होना चाहिए। और ये बात बोला गया, दूसरा बात बोला गया है लोकतंत्र में जो है ना सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करके उसमें मजबूती लाना चाहिए। इट मीन सत्ता का जो है पावर जो है विकेंद्रीकरण करके, डिवीजन करके, डिवाइड करके उसको जो है ग्रामीण स्तर तक को भी लाना चाहिए, ग्रामीण स्तर तक भी लाना चाहिए। ये बात बोला गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, ग्राम स्तर पर इट मीन्स गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश की। दूसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने तथा विकास कार्य में जनता की भागीदारी बढ़ाने की सिफारिश दी। बोला कि विकास का जो भी कार्य होगा उसमें जनता की भागीदारी होना चाहिए। ये 2 बात आपको याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। पॉइंट लिखिए, 2 नंबर पाइए और आप आनंद पूर्वक रहिए। समझ रहे कि नहीं। चलिए, एक बार यदि समझ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होगा, गजब होगा, और ये आज का सेशन का 4 नंबर क्वेश्चन है। राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक समानता का तात्पर्य होता है भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिकों को राजनीतिक गतिविधि में जाने का अवसर प्राप्त हो, समान अवसर प्राप्त हो। जैसे कि उसको वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, या या फिर राजनीति पर खुले आमतौर पर बातचीत करने का क्या हो, अधिकार हो। इससे क्या होता है, इसी को अपने सब कहते हैं राजनीति का समानता। क्या कहते हैं, राजनीति का समानता। आप समझ गए होंगे। एक बार बात बता देते हैं। राजनीति की समानता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अवसर हो। समान रूप से, बिना किसी भेदभाव से समान रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर हो, और अधिकार प्राप्त हो। क्या हो, उसको पास अधिकार प्राप्त हो। इसमें जैसे कि सबसे पहला अधिकार में आता था वोट देने का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, ये सब बात बताइए हैं। सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार हो, देश का जो भी बड़ा से बड़ा पद हो सकता है वो धारण करने का अधिकार हो सभी लोगों को। सभी लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं, बट कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो प्रोटोकॉल के द्वारा सभी लोग, अमीर हो गरीब हो, पीएम बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं, कोई भी मिनिस्ट्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होना चाहिए। ठीक है, और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार हो। सरकार जो भी काम कर रहा है उसका खुलेआम आलोचना कर सकते हैं। यदि गलत काम कर रहा है तो दबे कुचले निचला वर्ग या फिर अमीर हो गरीब हो, सभी लोग क्या कर सकता है, आलोचना, उसका बुराई कर सकता है। यदि अच्छा काम कर रहा है तो सभी लोग खुल करके जो है उसके बारे में बोल सकता है। ये अधिकार हो। ठीक है, और इसमें कहता है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, इसका मूल सिद्धांत होता है। इट मीन्स राजनीतिक समानता का जो है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य जो होता है, यही इसका राजनीतिक समानता का सिद्धांत है। बताइए, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ तक में सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन आज का होने वाला है 5वां नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और शानदार होने वाला। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए
क्वेश्चन एक बार पढ़िए, हम देखते हैं तब तक कमेंट में। चलिए कमेंट, हेलो सर जी, गुड इवनिंग सर जी, गुरु जी। चलिए सपना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होता है, इट मीन जो है चीफ इलेक्टर कमिश्नर, चीफ इलेक्टर कमिश्नर इसका इंग्लिश होता है, आपको पता होना चाहिए। इट मीन जो है जो चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयोग जो होता है उसका अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष को ही जो है, अध्यक्ष को ही क्या कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। और इसका कहते हैं नियुक्ति, इट मीन इसका चुनाव, इसको कौन चुनाव करता है, याद रखिएगा इसका जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति से पहले जो है 5 व्यक्ति को चुन करके, 5 व्यक्ति का लिस्ट बना करके जो है इसको जो है कहां पर भेजा जाता है, इसको जो है पीएम, इट मीन जो प्राइम मिनिस्टर के पास, और जो है कैबिनेट मंत्री प्लस में ये प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री प्लस में जो है और होता है विपक्षी नेता। क्या होता है, विपक्षी नेता। इसके पास भेजा जाता है कि 5 व्यक्ति को लिस्ट बना करके, देखिए इस 5 में से जो है आप किसको बनाना चाहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये जिसको चूज करते हैं वो जाता है कहां पर, वो जाता है राष्ट्रपति के पास। कहां जाता है, राष्ट्रपति के पास। और ये राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्या करते हैं दोस्तों, चुन करके और उसका जो है नामांकन करवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं। आप जो भी काम करिएगा निष्ठा, स्वतंत्रता और जो है अपनी ईमानदारी से करिएगा, इस टाइप का ये क्या करते हैं, उसको ओथ, इट मीन जो है उसको प्रतिज्ञा करवाते हैं। ठीक, आपको पता चल गया मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। समानता, इसका चुनाव 5 लोग का कमिटी बनाकर उसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और या विपक्षी दल के नेता के द्वारा चूज किया जाता है। और उससे जो चूज किया जाता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो ये तो बात समझ गया। एक बार कैसे पॉइंट में लिखना है ये बात आपको हम बता देते हैं कि भारत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। लिखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति करवाते, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात तो जान गए हैं। यह नियुक्ति सामान्यता, देखिए आप ये बात बता रहा है, यह नियुक्ति सामान्यता प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, आपको बता कैबिनेट मंत्री और विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं। मुख्यतः चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होते हैं 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष के आयु में वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। इसका कार्य, इसका जो है प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। और इसका जो है काम क्या होता है, इसका काम यही होता है, चुनाव आयोग की जो है स्वतंत्रता और निष्पक्षता की आयुक्ति करना होता है। बताइए आपको समझ में आ गया होगा मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कैसे होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सेशन अच्छा लग रहा है एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही गजब, शानदार, लाजवाब होने वाला है। ठीक है, इसका एक बार शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। इसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन इधर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब है, शानदार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं। इट मींस इंग्लिश बोले अदर बैकवर्ड क्लास, क्या अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ओबीसी कहते हैं। आप सब अपना कमेंट राय विचार में दीजिए, आप किस
में आते हैं, आप किस वर्ग में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, जनरल में आते हैं, आप एक बार कमेंट कीजिए। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग से आप क्या समझते हैं, वो बात बता रहा है कि ओबीसी इट मींस अदर बैकवर्ड क्लास की बात बता रहा है। तो देखेंगे अदर बैकवर्ड क्लास का तात्पर्य होता है किससे, वे व्यक्ति जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित हो, पिछड़ा हो, क्या हो, पिछड़ा हो। और इसका वही उद्देश्य सरकार के इसके प्रति ये उद्देश्य होता है कि ये व्यक्ति को अधिक से अधिक शिक्षा रोजगार दिया जाए, ताकि ये भी जो है समाज के मुख्य धारा में आ सके। और इसके लिए सरकार इसको लिए क्या करता है, अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या करता है सरकार, सरकार इसको जो है आरक्षण देता है। क्या देता है दोस्तों, आरक्षण देता है। क्या देता है, आरक्षण देता है। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ये अदर बैकवर्ड क्लास कौन होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़ा होते हैं। क्या होते हैं, पिछड़ा होते हैं। देखिए वही बात लिखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग इट मींस ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है ना, या फिर क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास से तात्पर्य उन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से है जिसे समाज में पर्याप्त अवसर और प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। उस व्यक्ति से है जिसको समाज में पर्याप्त अवसर अवसर और जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसके उत्थान के लिए, इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा इसे आरक्षण तथा अन्य विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसको आरक्षण देते हैं। अब पता होना चाहिए आरक्षण क्या होता है, जो कि कुछ छूट होता है। जैसे कि ओबीसी को यदि कोई वैकेंसी आया सरकारी, यदि कोई व्यक्ति जनरल कास्ट वाला को 50 नंबर से उठा रहा है, तो ओबीसी वाला को 45 से उठा जाएगा। इसको 45 नंबर आएगा तो इसका नौकरी हो जाएगा, किसी को 50 आएगा तब भी नहीं होगा। इट मीन्स वो हायर कास्ट वाला, इट मीन्स जनरल का कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, ये आरक्षण देता है तथा अन्य विशेष सुविधाएं प्रदान इसको करता है। इसका उद्देश्य, ये सब आरक्षण, ये जो अन्य विशेष सुविधाएं देने का जो उद्देश्य होता है, यही होता है कि ऐतिहासिक रूप से वंचित इन समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। इसको इसीलिए थोड़ा ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, ताकि ये भी लोग जो है समाज के मुख्य धारा में आ सके और सामाजिक न्याय में शामिल हो सके। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक बार शॉर्ट स्क्रीन लेना है आप ले सकते हैं और आगे की ओर अपना सब मूव करेंगे। ठीक है ना, चलिए ये क्वेश्चन आज का होने वाला है कितना, ये क्वेश्चन होने वाला है 7वां क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ये 7वां क्वेश्चन है, जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखे। जिला परिषद का गठन कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए। जिला परिषद का जो गठन जिला परिषद का जो गठन होता है, इसके लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 50 लाख लोग होना चाहिए। इसके लिए जिला परिषद का जो वोटिंग में जो करने के लिए कम से कम 50 लाख लोग होना चाहिए। कितना लोग होना चाहिए, 50 लाख लोग। समझ रहे कि नहीं? देखिए लिखेंगे, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का जिला स्तर का सर्वोच्च निकाय है। ये जो है जिला स्तर का जो है सबसे बड़ा निकाय, इट मीन्स निकाय मतलब संस्था होता है। क्या होता है, संस्था होता है, गठन होता है। ठीक है, तो ये जिला स्तर का जो सबसे बड़ा निकाय, सबसे बड़ा सर्वोच्च संस्था जो होती है, उसको कहते हैं अपना सब क्या, जिला परिषद। क्या कहते हैं, जिला परिषद। जिला स्तर का इट मीन्स बात कर लेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, पंचायत समिति या फिर जो है जिला परिषद। इसमें जो होता है, आपको 3 को बात बताए, 3 स्तर का, 3 स्तर का बात बताया है कि नहीं। एक क्या बताए हैं, ग्राम पंचायत। क्या बताए हैं, क्या बताए, ग्राम पंचायत बताया कि ग्राम जिला पंचायत, ऐसे ये कुछ बताए थे ना। यहाँ पर आपको हम बताए थे, थोड़ा सा भारी मिस्टेक। ठीक है ना, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति। ठीक है, चलिए पंचायती राज में आपको हम बताए हैं, कहाँ पर थे, चलिए यहाँ पर है। तो आपको हम बताए त्रिस्तरीय संस्था में सबसे पहला क्या आता है, पंचायत, पंचायत, ग्राम पंचायत, इसे लिख देते हैं ग्राम पंचायत। उसके बाद पंचायत, पंचायत समिति, ठीक ना। और उसके बाद क्या आता है, जिला परिषद। क्या आता है, जिला परिषद। क्या आता है, जिला
परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर, पंचायत समिति प्रखंड लेवल पर, और जिला परिषद क्या होता है, जिला स्तर पर। तो ये देखिए इसमें सबसे सर्वोच्च निकाय क्या है, सबसे बड़ा संस्था क्या है, जिला परिषद है। और इसका चुनाव 50 लाख से कम आदि जनसंख्या होगा तो वहां पर नहीं होगा, 50 लाख जनसंख्या कम से कम होना चाहिए। समझ रहे कि ना, इसका निकाय है, ठीक ना। चलिए एक और फर्क बता देते हैं। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का जिला स्तर को सर्वोच्च निकाय है। इसका गठन जिले के निर्वाचित सदस्य और पंचायत समितियों के प्रमुख तथा अन्य निर्धारित प्रतिनिधियों से होता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और जिला परिषद का जितना भी सदस्य होता है वही सदस्य मिलकर के इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। क्या चुनते हैं, ठीक है। जिला परिषद जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं के समन्वय और निगरानी का कार्य करता है। और जिला परिषद का क्या काम होता है, ग्रामीण विकास का जो है योजना बनाने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाने के लिए उसका समन्वय करना और उसका निगरानी करना, इसका काम होता है, जिला परिषद का काम होता है। आई होप आपको थोड़ा बोरा समझ में आ गया होगा। इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जिला परिषद का चुनाव करने के लिए कम से कम 50 लाख जनसंख्या होना चाहिए। कितना, 50 लाख जनसंख्या होना चाहिए, सॉरी 50,000 जनसंख्या होना चाहिए। समझ देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना साथ मूव करते हैं। और ये देखिए कह रहा है क्वेश्चन, गठबंधन सरकार की विशेषता का उल्लेख करें, ठीक है। गठबंधन सरकार का जो है विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है। गठबंधन सरकार की विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, गठबंधन का जो सरकार बनता है, गठबंधन का सरकार कब बनता है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक जो है पार्टी, इट मीन जो है दल मिल करके जो है मिलकर क्या करता है, चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़के जीतने के बाद जो है वो गठबंधन का सरकार बनाता है। गठबंधन का सरकार बनाने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक पार्टी मिलता है। तो इसका सबसे पहला विशेषता यही होगा, इसमें दो या दो से अधिक पार्टी का सक्रिय भागीदारी होती है। और इसमें जो है गठबंधन का सरकार में जो है निर्णय जो लिया जाता है, जितना भी जो है इसमें निर्णय लिया जाता है, उसमें किसका भागीदारी होती है, सभी पार्टियों का भागीदारी होती है। और इसमें जो मंत्री बनते हैं, क्या बनते हैं, बहुत सारे दलों के सदस्य मिल करके मंत्री मंडल का गठन करते हैं, इसमें मंत्री बनाते हैं। मान लीजिए कभी एनडीए का सरकार है, क्या है, एनडीए का सरकार है। इसमें जो भी बिहार में अभी एनडीए का सरकार है कि नहीं, इसमें बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, ठीक ना, और भी जो है एलजेपी हो गया, बहुत सारा पार्टी इसमें मिला हुआ है दोस्तों। और ये सब का जो है नेता, ये सब का जो है जो भी इसके सदस्य हैं, सभी पार्टी मिल करके मंत्रिमंडल का गठन किए हैं। कोई रेल मंत्री बने हुए, कोई वित्त मंत्री बने हुए, इस टाइप का मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। इसका देखिए विशेषता पूछा गया, तो पहला विशेषता हम लिखेंगे कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों से मिलकर सरकार बनती है। इसमें सरकार का जो गठन होता है दो या दो से अधिक राजनीतिक दल का मिलकर बनाते हैं। दूसरा का बात कर लेंगे, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक ना, ये दूसरा हो जाएगा। सरकार बनाने वाले दलों के बीच साझा कार्यक्रम और समझौता होता है। इसके बीच में जो है बनाने वाले जो दलों के बीच में जो है, सरकार बनाने वाले दलों के बीच में साझा कार्यक्रम होता है, समझौता होता है। इसमें सभी पार्टी मिल करके कोई भी निर्णय लेते हैं। तीसरा बात कर लेंगे, सत्ता और मंत्री मंडलों का विभाजन विभिन्न दलों के बीच होता है। आपको हम बताएं ना, यहाँ पर जो है मंत्री परिषद या फिर जो है सत्ता का जो विभाजन जो होता है कई दलों के बीच होता है, ठीक ना। और चौथा बात कर लेंगे, सरकार में सहमति और सहयोग आवश्यक होता है। सरकार में जो होता है, जो सरकार सत्ता में जो होता है, उसमें सहयोगी क्या होना चाहिए, सहयोग और सहमति होना चाहिए। सभी पार्टियों को सहयोग से ये जो है सरकार बनती है, गठबंधन का सरकार, ठीक। और पांचवा बात कर लेंगे, सहयोगी दलों के समर्थन पर सरकार की स्थिरता निर्भर करता है। और इस पर जो है जब तक सभी दलों का सहयोग होगा तभी तक जो है सरकार में स्थिरता, इसमें सरकार बनल रहेगा। जैसे ही सहयोग सबका खत्म होगा, जैसे सहयोग सबका क्या होगा दोस्तों, खत्म होगा, बस उसका क्या होगा,
सरकार गिर जाएगा गठबंधन का सरकार। ये इसका विशेषता आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लास खत्म हो क्लास खत्म हो होने के बाद एक सॉन्ग प्लीज गुरुजी। अच्छा, एक सॉन्ग देखते हैं। सॉन्ग क्या बड़ी बात है, हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब अभी मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं क्या है? देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं क्या है? देखिए, भारतीय जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, भारतीय जाति आपको पता होना चाहिए, इसका जो है विशेषता क्या है। सबसे पहला विशेषता है कि ये जो विवाह जो होता है, इसका जो विवाह जो होता है जाति में, कि एक ही जाति के लोग से विवाह होता है, ठीक है, अंतर विवाह होता है। क्या होता है? सबसे पहला जो है विशेषता अंतर विवाह होता है। और ये जाति व्यवस्था भारत में जो है, ये क्या करता है, एक मुद्दा खड़ा कर देता है, सांप्रदायिक दंगा कर देता है। इट मीन्स ये एक जाति दूसरे के जाति से भेदभाव उत्पन्न कर देता है। ये सब इसका विशेषता है। एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखे, तो लिखेंगे भारतीय जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, जन्म आधारित व्यवस्था होता है। ये जो जाति व्यवस्था है, यह कैसा होता है? जन्म आधारित व्यवस्था होता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म यादव परिवार में हो गया, वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? यादव कुल का वंशज कहलाएगा, यादव का वंशज कहलाएगा। और किसी व्यक्ति का जन्म, कोई भी बच्चा, कोई भी शिशु का जन्म यदि सिंह परिवार में हो जाता है, वो हमेशा सिंह ही कहलाएगा। यदि किसी का दूसरे अदर कास्ट में हो जाएगा, वो उसी कास्ट का वंशज कहलाएगा। इस टाइप का जाति व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था होता है, ठीक है। व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होता है, जन्मे के समय उसका निर्धारित हो जाता है। पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता, जातियों का श्रेणीकरण होता है। जातियों का क्या होता है? श्रेणीकरण होता है। कोई ऊंच नीच का होता है, ठीक है। कोई दलित जाति में उसका जन्म होता है, तो वो कहलाता है निम्न जाति। किसी को अपर हो गया, किसी का अलग जाति में का जन्म होता है, तो वो अपर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जातियों का श्रेणीकरण कर देता है। जाति व्यवस्था जो भारत का है, ये क्या करता है? जातियों का श्रेणीकरण करता है। इसमें से विभिन्न जातियों में ऊंच नीच का कर्म पाया जाता है। और अंतर विवाह, ये जो जाति व्यवस्था है, कैसा है? अंतर विवाह है। सामान्यतः विवाह अपनी ही जाति या उपजाति से की जाती है। देखते हैं, अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, ठीक है। अगला कर देंगे परंपरागत व्यवस्था, व्यवसायिक। और उसका व्यवसायिक भी परंपरागत है। जैसे कि यादव परिवार में जन्म हुआ, तो वो क्या करेगा? दूध बेचेगा ही। किसी का नाई परिवार में जन्म हुआ, तो वो बाल ही काटेगा, ठीक ना, लौवा, जिसको ठाकुर कहते हैं, ठीक ना। और किसी का जो है निषाद परिवार में जन्म हुआ, निषाद जाति में जन्म हुआ, वो क्या करेगा? वो मल्हा कहलाएगा। इट मीन मछली पकड़ने वाला कहलाएगा। इस टाइप का क्या हुआ? इस टाइप का जो है परंपरागत व्यवसाय बटा हुआ है, ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था क्या करता है? परंपरागत व्यवसाय को जन्म देता है। कई जातियों के परंपरागत व्यवसाय के निर्धारण रहते हैं, ठीक है। और सामाजिक भेदभाव, ये समाज में भेदभाव भी उत्पन्न कर देता है। जातियों के आधार पर सामाजिक दूरी और असमानता पाई जाती है, ठीक है। इसके आधार पर जो है सामाजिक क्या होता है? दूरी होता है, और इसमें असमानता पाई जाती है, इस टाइप का, ठीक है। बताइए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अन्ना अन्ना दल क्या है? देखिए, अन्ना दल क्या है? अन्ना हजारे, कौन बाबू? अन्ना हजारे जो है 2011 में जो है 2011 में जो है एक बिल लाया था, जिसको कहते हैं जन लोकपाल बिल। क्या कहते हैं? जन लोकपाल बिल पारित करना चाहता था सदन में, कि इससे क्या होगा? ये ऐसा बिल होगा, और इसका काम क्या होगा? इसका यही काम होगा कि जो राजनीतिक दल हैं, इसमें जो राजनीतिक मंत्री हैं, वो क्या क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, उसका निगरानी करेगा। क्या करेगा? निगरानी करने के लिए ये जो है
विधेयक लाना चाहता था। कौन? अन्ना हजारे। क्या लाना चाहता था? अन्ना हजारे। कब? 2001 में। इसको क्या कहते हैं? जन लोकपाल बिल कहते हैं। और इसका समर्थन, इस आंदोलन का जो समर्थन करने वाला जन आंदोलन बन गया, मतलब बहुत सारे लोग इसका समर्थन किए थे। लिख देंगे 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में यह एक भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन था। अन्ना आंदोलन जो था 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो है, या भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के विरोध में विरोधी जन आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के एक सशक्त जन लोकपाल बिल लागू करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि देश में क्या हो, एक सशक्त मतलब मजबूत क्या हो, जन लोकपाल बिल लागू करना था, ताकि सरकार, इसका क्या काम है, इस बिल का क्या काम था, ताकि सरकारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। सरकारी जो भ्रष्टाचार होता है उस पर अंकुश, उस पर नजर रखा जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके। इस आंदोलन का व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, और यह आंदोलन था ना, बहुत ज्यादा जन समर्थन प्राप्त किया, ठीक ना। और सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने का दावा डाला, ठीक ना, दबाव डाला। और ये क्या क्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है कानून बनाने पर क्या दबाव डाला। इसी कहते हैं सब अन्ना आंदोलन। कब हुआ? 2011 में हुआ। कौन किया? अन्ना हजारे किए, ठीक ना। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक बार अपना शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। कौन सा? लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जन लोकपाल विधेयक क्या है। देखिए, वही जन लोकपाल विधेयक क्या है, जन लोकपाल विधेयक या फिर बिल क्या है। विधेयक मतलब बिल भी कह सकते हैं। वही जो बात अभी जस्ट आपको बताए हैं, यहाँ पर क्या बताए, ये बिल को क्यों लाया गया था? ये बिल को इसीलिए लागू किया गया था कि देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। क्या लगाया जा सके? अंकुश लगाया जा सके, निगरानी रखा जा सके। वही तो बात यहाँ पर लिख देंगे, वही तो बात यहाँ पर लिख देंगे कि जन लोकपाल विधेयक एक प्रस्तावित कानून था। ये क्या था? प्रस्तावित कानून था, लाया गया कानून था, जिसे कौन लाए? अन्ना हजारे लाए, ठीक है। जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और शक्तिशाली लोकपाल संस्था की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र और जो शक्तिशाली लोकपाल संस्था की स्थापना करना था। इसका लक्ष्य सार्वजनिक पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका यही उद्देश्य था कि दोषियों को जो है विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना था। जो दोषी पकड़ाता, जो भ्रष्टाचार में पकड़ाता, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्या दिया जाए? कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये क्या था दोस्तों? ये था आपका सेशन। एक बार बताइएगा सेशन में कैसा आपका ये सेशन लगा आज का, और क्या मजा आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट अपना राय विचार दीजिए। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री का होगा, ठीक ना। हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए, ठीक ना। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू। गाना अगले क्लास में। थैंक यू। अभी जस्ट मिलते हैं।